साथ नशा या असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं। अगर आप इन सारी आदतों की शिकार है तो आपको यौन रोग या HIV संक्रमण हो सकता है। इन संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर, जहां आपको मिलेगी HIV की निःशुल्क जांच एवं परामर्श, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त यौन रोग की जांच व इलाज, प्रवासियों के लिए आवश्यक सुझाव एवं सावधानियाँ। रक्त हमेशा लाइसेंसीकृत ब्लड बैंक, जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में ही दे व ले। नशे का सेवन ना करें, अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहे, हर बार नए कंडोम का इस्तेमाल करें, अपने जीवन साथी और बच्चों की देखभाल करें। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद हाजिर हैं एक और बड़ी खबर लेकर। बड़ी खबर उज्जैन से है। उज्जैन की तराना नगर परिषद में बीजेपी ने रीकाउंटिंग करवाई थी क्योंकि उन्हें संदेह था कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उमेश ने जीत दर्ज की है। तराना नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी ने रीकाउंटिंग करवाई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उमेश शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम खबर उज्जैन से। ऐसी स्थिति उज्जैन के बड़नगर में भी नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी ने रीकाउंटिंग करवाई है। वहां के नतीजे भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं तराना नगर परिषद की बात। तराना नगर परिषद में बीजेपी ने संदेह के आधार पर रीकाउंटिंग करवाई थी। उन्हें संदेह था कि कुछ गड़बड़ काउंटिंग में हुई है, लेकिन जब रीकाउंटिंग हुई तो कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की है। और जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ हैं। जेपी धनोपिया जी, दो चीजें बहुत समानांतर चल रही हैं। एक जगह पर आप ये देख रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है उसमें जितनी वोटर्स की तादाद है उससे ज्यादा वोट पड़े हुए हैं, यानी साफ गड़बड़ है। दूसरी स्थिति ये कि अगर रिकाउंटिंग हो भी रही है तब भी कांग्रेस के प्रत्याशी या निर्दलीय जीत रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं है प्रशासन का। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात है, उसके मामले में साफ कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जितने मतदाता हैं उससे ज्यादा अगर वहां पे वोट पड़े हुए हैं तो साफ है कि पहली बात तो 100% वोटिंग होती ही नहीं है। मुश्किल है, कभी 1 आध लाख जगह में 1 आध जगह हो जाए, कहीं नहीं होती है। इसमें होता यह है कि लोग जो प्रशासनिक अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, जो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, वो लोगों को टिक करते जाते हैं। बैलेट पेपर तो गिनती रखे नहीं होते हैं, उंगलियों पर निशान लगाने का है। 2 निशान, 3 निशान, 4 निशान लग गए हैं, लेकिन उन्होंने इस पर टिक नहीं किया। शाम को 5 बजे पहले उन्होंने कहा कितने लोग बचे हैं, उन्होंने कहा साहब 10 बचे हैं, बचे 8 होते हैं। 10 लोगों की फर्जी वोटिंग उन्होंने करा दी, वो 2 वोट ज्यादा होगा। तो इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेशों की होंगी। ये एक चांस की बात है कि 100% क्रॉस कर गए, वरना लोगों ने 90%, 85%, 80% में कई जगहों पर किया। खासकर ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है। इस बात के लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं जी। और इस वक्त एक और अहम खबर हमें मिल रही है राजगढ़ में, जहां पर 5 सीटों के नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। नगर पंचायतों के 6 में से 5 के नतीजे आ गए हैं। इस वक्त 5 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। माचलपुर में कन्हैयालाल वर्मा, बोड़ा में द्वारिका प्रसाद सोनी, कुरावर में रमा देवी वर्मा, खिंचीपुर में दीपक नागर और जीरापुर में बलराम टाक ने जीत दर्ज की है। ये 6 में से 5 नगर पंचायतों के नतीजे घोषित हो गए हैं और ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ गोविंद मालू जी भी हैं। मालू साहब, ये जो आरोप कांग्रेस का है या इस तरीके की घटनाएं कि वोटर्स से ज्यादा तादाद में वोट ईवीएम में निकलना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? मैं समझता हूं कि अपरिपक्व और ये बचकाना आरोप है। अब इस जमाने में जबकि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है, पारदर्शिता है, चुनाव आयोग जिस मुस्तैदी के साथ और जिस पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, चुनाव आयोग का जितना पारदर्शी और जितना साफ सुथरा काम है, मैं समझता हूं उस पर शंका, उसकी पवित्रता पर शंका नहीं करना चाहिए। जहां तक मशीनों का सवाल है तो मशीनों का मशीन है आखिर, वो मानव तो है नहीं।
कहीं कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, उसके बारे में चुनाव आयोग भी संज्ञान लेता है, उस पर कार्रवाई भी करता है। लेकिन किसी ने गड़बड़ी करवाई है, प्रशासन ने गड़बड़ी की है, अब तो ये संभव ही नहीं है। ये आरोप बिल्कुल बेसिर पैर का है और केवल अपनी पराजय को दूसरे के मत्थे बढ़ने का एक कुत्सित प्रयास कहूंगा मैं, क्योंकि इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी लेना चाहिए। जहां कांग्रेस जीत रही है वहां कह रही है कि नहीं हुआ गड़बड़, जहां हार रही है वहां बोली गड़बड़ी हुई। ऐसा कभी होता नहीं है। ये जो बात है वो बहुत पुराने, दशकों पुरानी, जब एक जमाने में कहा जाता था कि एक बैलेट पेपर पर ऐसा केमिकल लगाया गया कि यहाँ के वहाँ चित्र उसमें उभर कर आते हैं। ऐसा अब मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात अब इतनी सारी एजेंसियों के रहते हुए संभव नहीं है। इसलिए मैं आरोप को बचकाना करके सिरे से खारिज करता हूँ। अरुण दीक्षित जी, आप क्या कहेंगे? जी, लेकिन मशीन से वोट कैसे ज्यादा निकले उसको क्या कहेंगे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 100 के 102 वोट निकल रहे हैं और आरोप बचकाना है। ये आरोप कहाँ है? ये तो एक फैक्ट है कि मशीन में वोट ज्यादा निकले हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं तो गड़बड़ी हुई है, किसी ने गड़बड़ी की है, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है कि आपने वोट ज्यादा डलवा दिए, 100% से भी ज्यादा गए। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये देखना पड़ेगा कि वो मशीन की गड़बड़ है या वो उन कर्मचारियों की गड़बड़ है। किसी न किसी ने गड़बड़ की है, वरना ऊपर वोट कैसे, जितने मतदाता हैं उनसे ज्यादा मत कैसे पड़ सकते हैं? मूल सवाल है। मालू जी, इसका तो जवाब दें कि 100 की जगह 102 कैसे आ सकते हैं? अरुण जी, मैंने ये कहा कि मशीन है, मशीन में कुछ हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये जानबूझ के किसी ने करवाई है, ऐसा भी नहीं है। मालू जी बहुत जगह कहा हमारा भी यही आरोप है, हम ये नहीं कह रहे हैं फॉल्ट हुआ है। मशीन में। हमारा निवेदन है आपसे, आप तो स्वीकार नहीं, किया, निर्वाचन आयोग, देखिए मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग अपने आप में स्वतंत्र इकाई और बिल्कुल तटस्थ होकर काम कर रहा है। एक अपनी ऑटोनॉमी, आयोग की बात नहीं हो रही है, मशीन की गड़बड़ की बात आयोग वोट नहीं करवाता। बात नहीं कर रहा हूं। आयोग के अंतर्गत है सब मामला। देखिए, कोई सरकार नहीं करा रही है, सरकार नहीं करा रही है, आयोग ही करा रहा है। आयोग के शब्द ऑब्जर्वर हैं, आयोग ही नहीं देखिए, यही तो दो वोट कैसे ज्यादा आया, यही बता रहा हूँ। ये जो आरोप लगा रहे हैं यही बचकाना। 2 वोट ज्यादा कैसे है बताइए। ये जो निर्वाचन आयोग अपनी इकाई है, ये देखिए, आपने आपत्ति ली ना, उसकी जांच पड़ताल हो जाएगी, उसमें क्या गलत बात है? जो भी होगा दूध का दूध पानी सामने आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल चीजें हैं, नहीं हमने या हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। ये निर्वाचन आयोग एक अपनी इकाई, अलग अपना ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम कर रहा है, और हो सकता है कि वहां कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो दिखाएंगे, उसको दिखवाएंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, ये आप पहले दावा कर रहे हैं, या तो आप ये कहिए कि जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि गड़बड़ की बात की है। अगर ऐसा पहले भी लोकसभा चुनाव में भी कई जगह हो चुका है, पूरे देश भर में कई जगह हो चुका है। ये देखिए, मशीन की कुछ भी हो सकता है। पहले दिन से मशीनें विवादित हैं, पहले दिन से मशीनें विवादित हैं। मालू जी, पहले दिन से मशीनें विवादित हैं। आपने ही पहले विवाद उठाया है, सबसे पहले बीजेपी ने विवाद उठाया था। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस बीजेपी से मतदान के पहले उठाया, जितनी मशीनों का प्रदर्शन किया गया था, हमने सबूत दी है। देखिए, 14 मशीनें एक ही जगह की थी, पूरी गलत निकली है, हमने लिख दिया है निर्वाचन आयोग को। सबदूर जेपी जी, सबदूर आपके एजेंट रहते हैं, उनको वही आपत्ति लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, लिख के दिया, मशीनों के नंबर लिख के दिए हैं। क्या कार्रवाई की आपके निर्वाचन आयोग ने? आप बताइए क्या कार्रवाई की हमने? मशीनों के नंबर लिख के दिए, मशीनों में ये गलतियां निकली हैं। हमसे मत कहिए, निर्वाचन आयोग से कहिए। आप फिर कौन कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तारीफ कर रहे हैं ना निर्वाचन आयोग की। करिए, जब वोट ज्यादा डलवा दिए का मामला है, वोट डले उससे ज्यादा निकलना तारीफ कर रहे हो आप मतदाता की। हमारे निर्वाचन आयोग ने अच्छा काम किया, वोट ज्यादा डलवा दिए, मशीनें गलत हो गई है, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आप एक अच्छे मशीनों का बताइए ना कुछ। आप एक अच्छे वकील हैं। निर्वाचन आयोग पर आपको कभी कोई शंका हो तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करिए। इसमें शासन का कोई, हमें तो बहुत शंका है, हमने रोज लिख कर दिया है साहब, हमें तो बहुत शंका है। हमने इससे पहले कभी भी इतना कमजोर राज्य निर्वाचन आयोग नहीं देखा जितना इस बार देखा है। एक शिकायत पे कार्रवाई नहीं की, सारा का सारा काम आपके कहने पे हुआ है। एक और कोई आधा साकर सीधा का महत्व नहीं रखा गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर तो भरोसा है आपको कि उस पर भी नहीं है। ठीक है मालू साहब, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एक और अपडेट इस वक्त उज्जैन से ले रहे हैं हम। आनंद निगम, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए खासरोड का अभी अपडेट आया है। खासरोड का अपडेट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी जो एक सीट मिली है बीजेपी का अध्यक्ष को कमलेश शर्मा यहाँ पर जीत चुके हैं। इसके अलावा 6 कांग्रेस को और 14 यहाँ पर बीजेपी को सीट मिली है। इस 3 जो तराना, बड़नगर, खासरोड और माकुड़न की बात करें तो सिर्फ खासरोड का जो अध्यक्ष पद का जो है वो ही सिर्फ बीजेपी की झोली में गया, बाकी तीनों ही जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और बीजेपी को बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी, यानी बड़नगर में जो रिकाउंटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पहले देखिए अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब इतनी बड़ी 56 या 57 वोटों से जब वो आगे हैं और इस समय जब जो काउंटिंग है वो ईवीएम मशीन से हो रही है तो लगता नहीं है कि किसी भी तरह की कोई चूक इसमें हुई भी होगी तो 1 या 2, 4, 5 वोटों से, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं हो सकती कि जो इतनी बड़ी जो बीच का जो गेप है वो पूरा पार करके बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीत जाए, ऐसा संभव लगता नहीं है। लेकिन अगर अभी मानी जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस की आगे है और एक बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यानी आधिकारिक अभी तक नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो स्थिति आप बता रहे हैं कि खाचरोद सीट को छोड़कर बाकी की जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद निगम आपका इस जानकारी के लिए। और जिस तरीके से ये उज्जैन से ताजा अपडेट आया, मालू साहब मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि उज्जैन में ये बार बार कहा जा रहा था कि यहां पर प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस के खिलाफ ही आवाज बुलंद की और उनके प्रभाव का ये इलाका है, वहां पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां पर तो खाचरोद को छोड़कर तीनों सीटें बीजेपी से छीन रहे हैं कांग्रेस वाले। गुटबाजी का मामला था, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो स्थानीय स्तर पर कुछ समीकरण ऐसे हो जाते हैं कई बार कि उससे जो बहुत ही लोकल चुनाव होता है बहुत ही व्यक्तिगत होता है। ये सारा जितना छोटा चुनाव उतना व्यक्ति की महत्ता बढ़ती है। तो उसमें हमारी पराजय पर तो हम आकलन करेंगे ही, लेकिन हम कांग्रेस की जीत पर कोई ये नहीं कहना चाहते कि कांग्रेस को, ये संगठन को या उनको, क्योंकि ये व्यक्ति का मामला है। व्यक्ति ने अपने प्रयास किए, कांग्रेस का उसमें कुछ भी नहीं था। जी, यानी जहां पे बीजेपी जीतती है वहां पे पार्टी ने काम किया है और जहां पर कांग्रेस जीत रही है वहां पर व्यक्ति जीत रहा है, पार्टी नहीं जीत रही है। किस तरीके की बीजेपी तो पार्टी की बात करती है, बीजेपी व्यक्ति की बात नहीं करती है। बीजेपी तो पार्टी ने ही सब चुनाव लड़ा, पूरे संगठन ने चुनाव लड़ा है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। हमारे मुखिया के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। इस वक्त 1 मिनट में धनोपिया साहब आपके पास आऊंगा। इस वक्त सागर से जो ताजा अपडेट है उस पर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, शरद व्यास इस वक्त मेरे साथ हैं। शरद, आपके पास क्या जानकारी है इस संबंध में? देखिए राम, मैं आपको पूरा बता दूं कि देवास की मैं यदि बात करता हूं सबसे पहले तो देवास में अब तक जो जितना भी त्रिकोणीय जिसको बोला जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है वो बिल्कुल स्थिति साफ हो गई और यहाँ पर पलड़ा एक ही तरफ जा चुका है, वो है भारतीय जनता पार्टी। यानी मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर सभा हुई थी, जो उनके दावे वादे थे, जो उनकी घोषणाएं थी और जो उन्होंने विश्वास यहाँ की जनता को दिलाया था उनके महापौर के प्रति, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला और तकरीबन 12,000 की लीड के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो यहाँ पर आगे चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करो तो वो अभी 48,000 मतों पर है, यानी सीधे तौर पर कमल खिलता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। आखिरी राउंड यहाँ पर बचा है मतगणना का, वो जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद अगले आधे से 1 घंटे में घोषणा हो जाएगी कि यहाँ का देवास का महापौर कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस का। साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा, ये चीजें भी दिख जाएगी। महापौर की यदि पार्षद प्रत्याशियों की बात करता हूं तो उसमें भी अधिकांश इसमें साफ तौर पर इस बार ये देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जितने भी है वो ज्यादा जीत कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक ओर से कांग्रेस के भी बागी प्रत्याशी थे और दूसरी ओर से बीजेपी के भी बागी ऐसे कार्यकर्ता थे जो बाहर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, वोट यहाँ पर कटे हैं कहीं ना कहीं, तो जिसकी वजह से निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा कम है वो ज्यादा निकल कर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपका पूरा समीकरण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल यदि पूरा मालवा निमाड़ की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। जी मैं आपसे शरद इसलिए समझना चाहता हूं, जो बीजेपी विधायक हैं उनका पहले विरोधी बयान आना, फिर बीजेपी के साथ चले जाना और इस बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके साथ में जिस तरीके का काम बीजेपी के विधायक का रहा उस दरमियान, क्या इसे ये माना जाए कि जो आखिरी वक्त की कोशिश थी वो बीजेपी प्रत्याशी के हक में चली गई?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ राम, यहाँ कुछ समय पहले तक जब यहाँ पर प्रत्याशी को यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो 2 चुनाव पहले से वो यहाँ पर महापौर के पद पर विराजमान थे, उनको यहाँ पर जो इनके विधायक है तुकोजीराव पवार उनका सीधे तौर पर समर्थन प्राप्त था। यहाँ पर चूंकि श्रीमंत थे तो यहाँ पर उनका एक वर्चस्व अपने आप में कायम है, लेकिन उसके बाद इस बार उन्होंने सीधे तौर पर समर्थन दिया है संगठन को यानी भारतीय जनता पार्टी को, और उसके लिए प्रत्याशी चुने गए उनको यहाँ पर समर्थन मिला है तुकोजीराव पवार का, यहाँ की जनता का। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं जातिवाद की बात करता हूं तो ब्राह्मण और मराठावाद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही यहाँ पर देखने को मिलता है, सीधे तौर पर उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। और दूसरी बात यदि मैं करता हूं कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे, निर्दलीय प्रत्याशियों की छवि बिल्कुल साफ रही है, लेकिन उनका काम वो विकास का काम वो ज्यादा उस समय तक नहीं दे पाए थे, और पहली बार खड़े हुए कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में ये कड़ी टक्कर देखने को मिली है। और साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखकर आम लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है और यहाँ की समस्याओं का निदान के लिए यहाँ पर बीजेपी को और विकास को यहाँ पर जीतने की बात की। जी शरद, दूसरे नंबर पर कौन है? यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी है दूसरे नंबर। साफ तौर पर मैंने जिस तरह का बताया त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें पहले पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे पर कांग्रेस है और तीसरे पर निर्दलीय प्रत्याशी जिसे 28,000 वोट अभी प्राप्त हुए। जी ठीक है, आप बन रही है हमारे साथ। इस वक्त अभय दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे अभय दुबे जी शुरुआती प्रतिक्रिया के तौर पर यही जानना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर जो रुझान है हमारे पास नगर निगम के उनमें आप पीछे, बुरहानपुर को अगर हम छोड़ दें, और नगर परिषद और नगर पालिका में भी आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, हमको 3 हिस्सों में इसको विभक्त करके देखना चाहिए। एक नगर पालिका निगम, एक नगर निगम और एक नगर परिषद। जहां तक नगर पालिका निगम का प्रश्न है तो एक बहुत बड़ा स्पान अभी सरकार के पास है, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने प्रचार किया है कि हम अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताते हैं तो पैसा देना बंद कर देंगे, उसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव मुझको लगता है कि पड़ा है शहरी क्षेत्रों में। मगर जैसे जैसे आप नगर परिषद और नगर पालिका की तरफ जाते हैं तो आपको नागरिकों का इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ भी देखने को मिलेगा बड़ी संख्या में। उसका कारण साफ है कि जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में अपना पक्ष रखा था उसकी प्रतिपूर्ति वो जनता से नहीं कर पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद का बड़ा संकट है, डीएपी 90,000 मैट्रिक टन का बैकलॉग है, पहला नहीं पिछला नहीं। साहब एक बात जो आप कह रहे हैं मैं उसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं खासतौर से नगर परिषद की, वहां पर कांग्रेस की जो जगह होनी चाहिए थी उस जगह को कहीं ना कहीं जो निर्दलीय हैं वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य जो हैं जिनका हम आंकड़ा लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं वो कांग्रेस की जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। देखिए, इसका आशय तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता का मोह भंग हुआ है, क्योंकि ये इलेक्शन बड़ा माइक्रो लेवल पर जाता है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कई बार सरकार के खिलाफ वोट है, ये तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन कई बार वो माइक्रो लेवल पर चूंकि इलेक्शन चला जाता है तो प्रत्याशियों की तरफ भी उसका इंक्लिनेशन होता है, उसका झुकाव होता है। यहां हमको एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि सरकार बनाम प्रत्याशी ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का हो गया था। पूरी सरकार जिसमें प्रशासनिक तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्व हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये एक संगठित होकर के कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। जनता को ये अपेक्षा करती है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में देना होगा कि किस प्रकार। एक सवाल और भी आपके लिए ये भी है मेरे पास कि ये जो सरकार बनाम प्रत्याशी हुआ, ये सरकार बनाम कांग्रेस क्यों नहीं हो पाया? जी, कांग्रेस ही तो का तो आशय है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का बैक सपोर्ट बहुत कमजोर रहा है इस चुनाव में। ये देखिए, ये परिस्थितियां ऐसा नहीं है। हम लोग चर्चाओं में जरूर इसका जिक्र करते हैं, लेकिन इस बार अरुण यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 5,000 वार्डों में ऑब्जर्वर्स भेजे, पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर दिया। हो सकता है 5 स्थानों पर उसमें इन विषयों को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हो, मगर अधिसंख्य जगह हम लोगों ने चुनाव अच्छे से किया है। और उसके आपको नीचे अब ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का अब
उखड़ना प्रारंभ हो गई है वो नीचे से, क्योंकि आप देखिए नगर परिषद से लेकर नगर निगम, यहां पर जनता ने ये मानस बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार करते हैं। क्यों अस्वीकार करते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी वो जो धरने पर बैठे थे लागत मूल्य को किसान के लेकर, उन्होंने बोनस बंद कर दिया। आपकी जानकारी के लिए पहली बार आपके यहां खुलासा करता हूं कि धान का और मक्का का इसका 150 रुपए जो बोनस था वो बंद कर दिया। फर्टिलाइजर की उपलब्धता नहीं मध्य प्रदेश में, जो वादा किया था उन्होंने कि खाद्य सुरक्षा कानून जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसको हम हटा देंगे। यूपीए की सरकार ने जो काला कानून ला दिया उसको सदन में ही जवाब देते। बिल्कुल, अशोकनगर से ये ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अशोकनगर सीट पर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये सीट जिस पर सुशीला साहू बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, वो इस पर विजयी हुई हैं। अशोकनगर से यह बड़ी खबर है, नगरपालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी जीती है। बीजेपी की सुशीला साहू ने जीत दर्ज की है। और ये अशोकनगर गुना का वो इलाका है जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोकस रहा, लेकिन यहां पर सुशीला साहू ने जीत दर्ज की है। हरीश सेन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ अशोकनगर से मौजूद हैं। हरीश, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस की प्रतिष्ठा वाली सीट थी, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे नगर पालिका जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके लिए यहाँ पे उन्होंने रोड शो किया था और एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया था। इसके बाद भी यहाँ पे बीजेपी का परचम लहरा है। बीजेपी के सबसे ज्यादा पार्षद भी बीजेपी के निकले हैं और जो अध्यक्ष पद की जो उम्मीदवार थी सुशीला साहू, वो भी लगभग 6000 वोटों से विजयी हो चुकी है। जी, कितने वोटों से, क्या बताया सर आपने? अब देखिए जो भी एग्जिट है वो अभी फिगर आने वाला है, लेकिन वो लगभग 6000 वोटों से जीत चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए हरीश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये ताजा अपडेट अशोकनगर से, जो नगर पालिका सीट कांग्रेस के होल्ड वाली थी, या ये कहा जाए कि जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा फोकस कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं गई। सुशीला साहू ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, बीजेपी प्रत्याशी ने। गोविंद मालू साहब, एक और सफलता आपके लिए। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे हाँ इस सीट पर? जी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये क्या कहते हैं वर्चस्व वाला इलाका है, इस पर भी अगर बीजेपी जीत रही तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व वाला हो या दिग्विजय सिंह जी का हो या अरुण यादव का हो, सभी दूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो प्रतिसाद मिला है, जो एक लहर है, अभी मेरे छोटे भाई श्री अभय दुबे बता रहे थे, लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरह से विश्लेषण चुनाव परिणामों का अपने तय करें वो ठीक है, लेकिन वास्तविक विश्लेषण ये है, यदि ऐसा करेंगे तो फिर पंधाना में भी 15 साल से कांग्रेस की परिषद थी, नगर परिषद, वहाँ पर तो 15 ही पार्षद बीजेपी के आ गए और पंधाना के अध्यक्ष भी जीते। इसलिए इस रूप में आकलन नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत नीचे का चुनाव है, उसमें अब सारे पार्षद जब चुने जाएंगे, जब सारे पार्षदों का इकट्ठा स्वरूप आएगा कि कितने पार्षदों में से कितने पार्षद बीजेपी के और कितने कांग्रेस के मिले। दूसरी बात, जो आपने सवाल उठाया कि कांग्रेस की जगह क्या निर्दलीय ले रहे हैं, तो मैं तो ये बार बार ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका के लिए भी उपयुक्त नहीं साबित हो रही है जनता के बीच में। इसलिए जनता ने भी विपक्ष से मोह भंग हुआ है, सत्ताधारी दल से नहीं हुआ है, विपक्ष से मोह भंग हुआ है। इसलिए वो विपक्ष के एवज में दूसरे निर्दलीय चुन रही है, जहां पर क्योंकि सभी दूर बीजेपी थी, ऐसा नहीं है, कहीं ये मिले जुले परिणाम थे, लेकिन बहुसंख्य जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और महापौर अध्यक्ष थे। और वैसा कहीं होता है, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें कहीं जीत होती है, कहीं हार होती है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा सिनेरियो है उसमें भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद में भी, नगर पालिका में भी और नगर निगम में तो आप देख ही रहे हैं कि उसमें बढ़त बनाए हुए है। और सारा जब सिनेरियो, जब सारा सीन सामने आएगा, निचोड़ आएगा और शाम को हम लोग बैठेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब आपको पता लगेगा। एक और अपडेट हमारे पास है, ये बड़ी और अहम खबर रतलाम से इस वक्त हमें मिल रही है। रतलाम में भी एक नतीजा स्पष्ट हुआ है, एक नतीजा सामने आया है। रतलाम नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर करारी मात मिली है।
बीजेपी की प्रत्याशी प्रेमलता दवे ने यहां पर जीत दर्ज की है। चंद्रशेखर सोलंकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है? जी, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं सुनीता यादव, उन्होंने जीत जो है हासिल की है, 26,000 मतों से हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी है प्रेमलता दवे, उनको शिकस्त दी है, वो हार चुकी है यहाँ से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो सुनीता यादव जो बीजेपी की प्रत्याशी है, उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी प्रेमलता दवे को शिकस्त दी है और सुनीता यादव यहां पर विजयी हुई हैं। रतलाम से ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। और फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम फौरन हाजिर होते हैं। हौले हौले से केसर की बारिशें। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। सुन के देख बात के कूट कूट के निखरे दो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। सियाक मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सियाक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग, पर्यटन एवं हाउसिंग में भी हैं। इसके अलावा सियाक सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप। सियाक लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सियाक मध्य प्रदेश के 14 शहरों में उपलब्ध। शीघ्र ही हम आपके शहर में भी होंगे। सियाक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा। नमस्ते जी। अरे कैसे हैं आप? आनंदी कहाँ है? आनंदी बेटा, क्या कर रही हो? इंडस्ट्री बना रही हूँ। इंडस्ट्री बना रही हो? पंडित जी, आनंदी इंडस्ट्री का शिलान्यास यहीं पर होगा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। प्रायोजक हैं चौहान ग्रीन वैली, विश्वास और उम्मीदों से बना घर, भिलाई छत्तीसगढ़ और लक्स इन्फर्नो क्विल्टर थर्मल्स। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। हेडलाइंस के प्रायोजक है मुल्तानी कूका कफ सिरप, तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मध्य प्रदेश में 9 नगर निगम समेत 135 निकायों के लिए मतगणना जारी। शुरुआती नतीजों में बीजेपी को बढ़त, रायसेन और मंदसौर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। रतलाम नगर निगम में बीजेपी की जीत। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मानी हार। पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव का बयान, सरकारी मशीनरी और सत्ता के दुरुपयोग से जीती बीजेपी, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को मिला समर्थन। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव पर लगी रोक पर दिया स्टे। हाई कोर्ट ने परिसीमन को लेकर चुनाव पर लगाई थी रोक।
साध्वी निरंजन के बयान पर बोले पीएम। मंत्री ने अपने बयान पर मांग ली है माफी। नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की दी सलाह। मोदी की रैली से पहले घाटी में आतंकी हमले का खतरा। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट। लश्कर कर सकता है फिदाइन हमला। डीएलएफ और वाड्रा की कंपनी के बीच रिश्ते थे नापाक। 58 करोड़ की डील में थी कई गड़बड़ियां। डीएनए अखबार का खुलासा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम लगातार आपको बता रहे हैं 135 नगर निकाय पर मतगणना जारी है। खबर इस वक्त रतलाम से आ रही है। रतलाम नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को करारी मात दी है और रतलाम में बीजेपी